Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों का हर सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम जो टर्म 2 का सैंपल पेपर आया है उससे प्लीज उसका सॉल्यूशन अपलोड कर लीजिए। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, बट स्टिल आपकी रिक्वेस्ट पर हम ये सैंपल पेपर अपलोड कर रहे हैं ताकि जो भी चीजें आपने कंप्लीट करी आप उनके क्वेश्चंस आगे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 घंटे आपको दिए गए हैं, 3 सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, राइट। और सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस है कुछ क्वेश्चंस में, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और सेक्शन सी में जो है वो आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो अभी फिलहाल हमने ये जो वीडियो है इसको क्लासीफाई करा है क्योंकि 2 घंटे की वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो हम एक स्ट्रैटेजी भी बताएंगे आप लोगों को, साथ ही साथ आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ए और बी सेक्शन दोनों को करने के लिए आपके पास करीब करीब 1 घंटा आपको कोशिश करनी है कि सेक्शन बी, ए और बी 1 घंटा मैक्सिमम। अगर आप कहेंगे मैम अगर इसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी 10 या 12 मिनट, इतना आप सेक्शन ए बी को दे सकते हैं। बट कोशिश ये करो कि सेक्शन ए और बी यानी जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको 1 घंटे के अंदर निपटा पाओ। इंटरनल चॉइस दी है, ये बहुत अच्छी बात है क्वेश्चंस में, और सेक्शन सी बाकी का 1 घंटा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस। तो चलिए सेक्शन ए में देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है पहला ही, और चॉइस दे रखी है, इंटरनल चॉइस दे रखी है, ठीक है, और आपको बहुत स्मार्टली चॉइसेस को पकड़ना होता है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं और हम दोनों चॉइस वाले क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो हो सकता है हमारा लेंदी हो, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो आप दोनों में से कोई एक करेंगे तो हमसे आपको कम समय लगेगा, राइट। चलिए तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा। जनरली क्या होता है, जहां पर कुछ भी नहीं लग रहा होता मैं वहां पर सब्स्टिट्यूशन की मदद का सहारा लेती हूं, बट यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद में भी लग जाए, ठीक है। तो जनरली एक और अप्रोच हम फॉलो करते हैं, अगर आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखे होंगे, कि हम डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ log x +1 है तो अगर हम +1 -1 कर दें तो डिनोमिनेटर जैसा बन जाएगा। तो यही हमने किया, यहाँ पर +1 और -1 कर दिया, ठीक है ना। अब ग्रुपिंग कर दो, ये एक साथ हो गया, एक बार दिस अपॉन दिस, एक बार दिस अपॉन दिस। तो यही किया हमने, देखिए 1 + log x अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर और -1 अपॉन में 1 + log x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 + log x का होल स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, आपके पास रह जाएगा 1 अपॉन 1 + log x माइनस 1 अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो मैम ये तो आपने और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लाइक 2 इंटीग्रेशंस आ गए यहाँ पर। नहीं बच्चों, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगने जाएगी जो आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगी, राइट। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और वो आपको मदद करेगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हम पहुंच गए, ठीक है ना। ये मुझे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है कि जब हमने इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में पता हो, fx + f' विदिन ब्रैकेट ex टाइप में कुछ होता था, तो वहां पर आपको काफी मदद मिल जाती है। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से इजी तरीके से नहीं लिया जा सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम log x का वैसे ही इंटीग्रेशन नहीं होता, और log x अगर न्यूमरेटर में भी होता तो भी बाय पार्ट्स लगता। प्रॉब्लम ये है log x ऊपर से डिनोमिनेटर में है ना, सब्स्टिट्यूशन लग नहीं रहा। तो हम यहाँ पर फिलहाल अब लगाएंगे, सिर्फ log x को टी लेट करेंगे, सिर्फ log x को, देखिए ठीक है ना। log x को हमने टी लेट करा, ठीक है। अब हमने ये log था, इंटीग्रेशन लेने, डेरिवेटिव लेने की बजाय पहले हम log को उधर ले गए। हमने ये प्रॉपर्टी आपको पहले भी कई बार बताई है कि log अपनी जगह बदलता है तो e बन जाता है ना, और e अपनी जगह बदलता है तो log बन जाता है। तो ये x को यहीं छोड़ा, ये e की पावर t हो गया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, x का डेरिवेटिव dx, et आ गया और ये dt आ गया, तो dx की वैल्यू ये हो गई। अब ये पूरे क्वेश्चन में log x की जगह t आ जाएगा, 1 अपॉन 1 + t माइनस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा et dt। अब आप देखिए बिल्कुल वही प्रॉपर्टी लग रही है, राइट। अब उस फॉर्मूले में क्या है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो मैंने जो ये माइनस था इसको यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आप याद करोगे तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लस f' विद इन ब्रैकेट ex। अगर ये फॉर्मेट नजर आ जाए तो आंसर डायरेक्ट हो जाता है e की पावर x fx। तो अगर आप 1 अपॉन 1 + t को fx मानते हैं, यानी फंक्शन मानते हैं, इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो -1 अपॉन यही आएगा,
राइट। तो ये आपके पास एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, और ये चल रहा है ई की पावर एक्स dx, बिल्कुल सेम चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t और ये एफ एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया e की पावर t 1/1 प्लस टी प्लस सी। अब t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, t क्या था आपके पास log x, e की पावर log x हमेशा कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, तो क्या बच जाएगा ये x 1 प्लस log x प्लस सी। तो ये था बच्चों आप लोगों का पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मुझे वो ज्यादा कंपैरेटिवली आसान लगा। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए डियर, ये क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x अपॉन में रूट 9 माइनस cos 4x। जनरली मैं आपको बताऊं, मेरे को इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत मदद करता है, तो यहां पर भी मुझे कुछ ऐसा ही आइडिया हुआ। देखिए मुझे पता है कि अगर ये स्क्वायर रूट है, ये 9 है, तो मुझे पता है इसको 3 का स्क्वायर लिखना है। अगर मुझे इसे 3 का स्क्वायर लिखना है तो यहां पर भी स्क्वायर ही बनाना है, लाइक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसे cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्लियर है कि नहीं। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि इसको गायब होना बहुत जरूरी है, ताकि ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्रॉपर्टी बन जाए। तो मैंने एक बार इसको टी रखकर देखा और देखा कि सच में कॉस स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो sin 2x ही आता है। कहां से आइडिया मिला, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, इसका तो एक ही बार हो सकता है 3 स्क्वायर, है ना। इसको आप क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो मुझे लगा इसको टी लेट करा जाना चाहिए, तो वही किया हमने और हमारा काम देखिए फटाफट से हो गया, राइट। ये देखिए हमने पहले इसको ऐसे प्रेजेंट करा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को टी लेट करा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको आप कैसे लोगे इसका डेरिवेटिव, ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ गया, कॉस एक्स की पावर 1, फिर क्योंकि एक्स की जगह कॉस एक्स ने लिया उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx। अब dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया -2 sin x cos x। -2 sin x cos x किसकी प्रॉपर्टी होती है, sin 2x की। तो इसका मतलब ये sin 2x एज इट इज, इसको हमने लिखा 3 स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर दिस। अब dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन दिस, जो कि क्या है आपके पास dt अपॉन माइनस साइन 2x dx। तो ये देखिए इसके अपॉन में आया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस को बाहर ले जाइए। यहां पर आपके पास नॉर्मल प्रॉपर्टी लग रही है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इट्स साइन इनवर्स x बाय ए। तो इट्स साइन इनवर्स t/3, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये कंपैरेटिवली उसके मुकाबले थोड़ा कम स्टेप लेता हुआ क्वेश्चन था। तो आपको सीबीएसई ने दोनों क्वेश्चन दिए हैं, ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस करके और उसके बाद क्वेश्चन को चूज करें, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपको कहता है, इसको इस तरीके से लिख दिया। आपको अगर हम कहें कि dy बाय dx का दोबारा डेरिवेटिव लो, तो इसी तरीके तो लिखते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy बाय dx। तो बेसिकली दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग लाइक डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आप बताइए इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार आपने डेरिवेटिव लिया, 2। और इसकी अगर डिग्री की बात करी जाए तो इसकी पावर होती है वो कितनी है आपके पास, 1। और हमसे कहा है ऑर्डर और डिग्री का सम बता दीजिए, तो वो कितना हो गया आपके पास, 3, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। वैसे तो ये जो कैप लगी हुई थी ये भी एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, बट स्टिल उन्होंने लिख भी दिया कि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 cos θ/2 है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। देखिए यहां से मुझे हिंट मिल गया कि मुझे यहाँ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने हमें क्या दिया कि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंगल का फॉर्मूला लगाया, जो कि डॉट प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, बट डॉट वाला ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो नीचे 1 आ गया, तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी के। तो हमारे पास 3 कंक्लूजन आ गए कि मैग्नीट्यूड ए 1 होता है, मैग्नीट्यूड बी 1 है, और अगर ऐसा है तो cos थीटा ए डॉट बी के इक्वल है, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि कभी भी
किसी भी वेक्टर का अगर आपने स्क्वायर करना है ना, जैसे अब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में उसका स्क्वायर होता है, तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आइडेंटिटी लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में करे हैं। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर और उसका मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर लगा दिया। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, जब भी आप स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड जरूर लगाओगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 2 एज इट इज। a डॉट बी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ठीक है, 1 प्लस 1 2 और ये 2 कॉस थीटा, और ये स्क्वायर तो चल ही रहा था। ठीक है ना, हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। अब हमने यहां से 2 कॉमन लिया ना, 1 प्लस कॉस थीटा। ये मेरा गोल्डन फॉर्मूला है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि इसको हम गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। जहां भी नजर आए एक ही काम करना है, 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बस इसके बाद आप बताइए, जो ये स्क्वायर था ये हम क्या कर देंगे, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। देखिए ये आ गया था ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ गया 2 कॉस थीटा बाय 2। यही प्रूफ करना था, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 कॉस थीटा बाय 2 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। देखिए मैं आपको बार बार, अगर आप मेरे से 3D चैप्टर देखा होगा तो मैं बार बार आपको डिफरेंशिएट करती हूँ, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में फर्क होता है ना। अब अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन की बात करें तो लाइन की इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a, इट्स y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन सी। मतलब सबसे पहले तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, और बदलने के बाद जो हमारे पास आएगा वो ABC होगा, एंड ABC आर डायरेक्शन रेशियोज। फिर हमें उसे डायरेक्शन को साइंस में बदलने के लिए यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसने डायरेक्शन को साइंस पूछे, यानी LMN पूछे आपसे। पहला काम तो ABC निकालने का है ना, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशो से निकलते हैं। तो एक काम करो, पहले तो इसको ठीक करो, क्योंकि ये इस फॉर्म में नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो x आगे होना चाहिए और y के आगे कुछ और नहीं होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको लिखा है माइनस एक्स और ये प्लस 3 पीछे, ये तो चल ही रहा था। इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, ये आ गया y माइनस हाफ, है ना, अपॉन 2 एज इट इज। ये ठीक है, z माइनस 0 अपॉन 4। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस, कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 अपॉन दिस, ये इससे कट जाएगा। ये जो 2 था ये इससे कट गया, यहां पर आ गया 1, z माइनस 0 अपॉन 4। अब ये बिल्कुल सही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यानी हम बड़ी इजीली यहां से ABC की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो ABC की वैल्यू कितनी हो गई, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 1 1 4, राइट। बट हमसे डायरेक्शन को साइंस पूछी है, तो मैं जनरली ये करूंगी कि पहले मैं एक वेक्टर बना लूंगी और फिर उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगी, और जो उस यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो देखिए हमारे पास वेक्टर बन गया 1i 1j 4j। अब इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपके पास, √18। तो √18 से हमने डिवाइड कर दिया, ये बन गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो 1 अपॉन √18, 1 अपॉन √18, 4 अपॉन √18। इतना जरूर याद रखिए, अगर रूट में सिंप्लीफाइड होता है तो आपको जरूर करना है। तो √18 के फैक्टर क्या होते हैं आपके पास, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये बन गया 3√2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 3√i, 1 अपॉन 3√j, 4 अपॉन 3√2k। बस ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं ये क्या है, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, LMN, यानी आपके पास आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, राइट। तो बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, सेकंड बहुत आसान था, थर्ड थोड़ा सा था, पर फोर्थ बहुत आसान था। तो बड़ा बैलेंस करने की कोशिश करी है अगर आप CBSE के सैंपल पेपर की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ बैग कंटेन 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। ठीक है, एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स, बताओ कि क्या क्या हो सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर 2 बॉल्स निकाली जाएं तो उसमें रेड के आने के क्या चांसेस हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आप 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टेबल बनता है। यहाँ पे हम लिखते हैं x, जो 0 से स्टार्ट होता है और जितनी बॉल्स आप निकाल रहे हैं वहां तक जाता है। तो 0 बॉल रेड हो सकती है, 1 बॉल रेड हो सकती है, 2 बॉल रेड हो सकती है, बस। ठीक है ना।
तो यहां पर हमने लिख दी उनकी प्रोबेबिलिटीज। अभी हमने प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान रखना है 2 बॉल्स निकाली हैं, तो x क्या होता है 0 से लेकर 2 तक। अगर यहाँ 3 बॉल्स निकाली होती तो 0 से लेकर 3 तक। अगर यहाँ 4 बॉल निकाली होती 0 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। जितनी बॉल्स आपने निकाली है, तो 0 बॉल रेड हो सकती है, 1 बॉल रेड हो सकती है, 2 बॉल रेड हो सकती है, ठीक है। अब 0 बॉल रेड है, 2 बॉल निकाली और एक भी बॉल रेड नहीं है, इसका मतलब आपने व्हाइट बॉल निकाली होगी, है ना। क्या आया 0 बॉल रेड। आप ये प्रोबेबिलिटीज किसकी निकाल रहे हो, रेड बॉल्स की, ध्यान रखना है, सक्सेस उसमें है। और यहां लिख रहे हो 0 रेड आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेड में से कोई नहीं आया, क्योंकि एक ही रेड है और 3 व्हाइट है। रेड में से आपका कोई नहीं आया, 1C0, और दोनों जो बॉल आपने निकाली, 2 बॉल आपने टोटल निकाली है, वो आपकी व्हाइट में से आ गई। तो 3C2/4 में से आपने 2 निकाली। अब 1C0 कितना होता है 1, और 3C2 मतलब यहां पर अगर 1 का डिफरेंस हो तो यही नंबर आ जाता है, ठीक है ना। 4C2 हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये आ जाता है फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 4 × 3 2 × 1। बाकी यहाँ का जो 2 फैक्टोरियल था वो इससे कट जाएगा, तो ये कट गया आपके पास, 3 से 3 कट गया। आप देखिए 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, यानी 50% चांसेस हैं कि एक भी रेड बॉल ना आए। अच्छा, एक रेड बॉल आए, एक रेड बॉल आए, इसका मतलब 1 में से एक रेड बॉल आ गई, और 2 बॉल आपने टोटल निकाली थी, तो एक अगर रेड में से आ गई तो एक व्हाइट में से आई होगी, इनटू होल अपॉन में 4C2, ठीक है। अब 1C1 1 होता है, 3C1 3 होता है ना, और 4C2 हमने यहां पे भी कैलकुलेट करा था, तो ये आपके पास आ रहा था 4 × 3 एंड 2 × 1, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये भी आ गया 1/2, ठीक है। वैसे तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो चुका है, देखिए हाफ प्लस हाफ। अब था 2 रेड बॉल, ये कैसे पॉसिबल है, रेड बॉल है ही एक, तो 2 रेड बॉल कैसे निकल सकती थी, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये इवेंट हमने लिखा था, क्योंकि हमें जनरली जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं तो हम इस तरीके से टेबल कराते हैं, अगर हमने 2 बॉल निकाली तो 0 1 2, अगर 3 बॉल निकाली तो 0 1 3, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एक ही रेड बॉल है। तो या तो अगर आपने 2 बॉल निकाली है, या तो एक भी रेड नहीं निकलेगी, यानी दोनों व्हाइट निकल गई, या एक व्हाइट निकलेगी, सॉरी एक रेड निकलेगी तो एक व्हाइट निकलेगी। 2 रेड तो निकल ही नहीं सकती, बिकॉज हमारे पास एक ही रेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है आपके पास, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, 1 by 1 without replacement. What is the probability of getting first card red and second card jack? काम ज्यादा नहीं करना, लेकिन समझने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। सबसे पहले तो कार्ड्स के बारे में कई बच्चों को नहीं नॉलेज होती, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक बार दोबारा आपके साथ डिस्कस करते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सूट होते हैं, ठीक है ना। 13 पत्ते स्पेड के, क्लब के, डायमंड के, हार्ट के। डायमंड और हार्ट है ना, ग्रुप बना लो, वो रेड कलर का होता है, और स्पेड और क्लब ब्लैक कलर का होता है। अब इन सब 13 पत्तों में सेम बाइफिकेशन है। पहला होता है इक्का, जिसको एस बोला जाता है, 1, ठीक है। 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं आपके पास, और जैक, किंग और क्वीन ये फेस कार्ड होते हैं। ये सबके साथ सेम है, इसमें एक इक्का होगा, 2 to 10 नंबर कार्ड्स होंगे, जे के क्यू फेस कार्ड्स होंगे। अब आपको ये समझने के बाद ध्यान देना है, आपने 2 कार्ड्स निकाले और आपको बोल रहा है फर्स्ट कार्ड रेड निकलाओ और सेकंड कार्ड जैक निकलाओ। अब देखिए इसमें ना 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, और दोनों सिचुएशंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो 2 सिचुएशन क्या है, इसने कहा कि एक रेड निकलना चाहिए और एक जो है आपका जैक निकलना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप रेड निकाल रहे हो, ये रेड निकाल रहे हो पहला कार्ड, तो वो जैक वाला रेड भी तो निकल कर आ सकता है, कोई मना थोड़ा ना किया, रेड निकालना है ना आपने। तो अगर वो रेड कलर का जैक निकल गया फॉर एग्जाम्पल, तब भी तो वो रेड ही कहलाएगा ना। तो पहला कार्ड मान लेते हैं कि रेड कलर का जैक निकल गया हमारे पास इन 2 में। अब अगर हमने जैक निकालना है, ध्यान से समझना, अब अगर हमने जैक निकालना है, ठीक है, अब हमारे पास दोबारा से जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर जब आता है या फिर तो प्लस आता है, या फिर ऐसा हो सकता था कि जब हमने रेड कार्ड निकाला तो वो नॉन जैक रेड था, मतलब नॉन जैक था, मतलब उसमें हमारा रेड आया लेकिन जैक को छोड़कर, और फिर हमारा सेकंड कार्ड जैक निकलना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बोलूंगी, ध्यान से समझना। उसने कहा था पहला रेड निकलना चाहिए और दूसरा कार्ड आपका जैक निकलना चाहिए। जब आप रेड निकाल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि रेड जैक निकल आए, तो ऐसा हो सकता है कि रेड वाला जैक निकल कर आ जाए और फिर आप जैक निकाल रहे हो बाकी में से,
या फिर ऐसा हो सकता था कि जब आप रेड में से कार्ड निकाल रहे थे तो जैक के अलावा निकला, यानी आपका रेड तो निकला लेकिन आपका नॉन जैक था, नॉन जैक, और उसके बाद आपका जैक कार्ड निकला। ये दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये या तो ये। तो जब या तो ये आता है तो प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? प्लस। तो चलो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। देखिए, या तो आपका पहला जैक रेड कलर का निकला होगा, ठीक है, और फिर आप दूसरा जैक निकाल रहे हैं नॉर्मल, उसमें सिर्फ जैक लिखा हुआ है, या फिर आपका पहला नॉन जैक रेड निकला और फिर आपने जैक निकाला। तो ध्यान से सुनो, अगर आपका पहला जैक रेड निकला है, रेड कलर का ही जैक निकल कर आ जाए, तो रेड कलर के जैक कितने हो सकते हैं? हर एक में एक जैक होता है, तो रेड कलर में कितने हो गए? 2, तो 2/52, राइट। अब अगर फिर से आपने जैक निकालना है, एक और कार्ड निकालना है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर इसमें से एक जैक निकल चुका होगा तो ओवरऑल जो जैक होंगे वो कितने रह गए होंगे? 3, तो 3 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। और टोटल में से तो एक कार्ड पहले ही निकल चुका है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहां पर कितना रह गया? 51। या फिर नॉन जैक रेड, इसमें से रेड निकला लेकिन जैक के अलावा, तो अगर टोटल 26 कार्ड्स होते हैं और उसमें एक एक जैक है तो वो हटा दें, तो इसका मतलब 24 में से कोई एक पत्ता निकला है ना, अपॉन 52 इनटू, अगर इसमें से आपका कोई जैक नहीं निकला था, कोई और ही रेड निकला था, और अब आपने जैक कार्ड निकालना है टोटल में से, तो टोटल जैक कितने हैं? 4/51, राइट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आंसर है सॉल्व कर कर ये आपके पास आ रहा है 1/26, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब सेक्शन बी की फिर से स्टार्टिंग इंटीग्रेशन से। आपको पता है इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन ए की स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन थी, सेक्शन बी की स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन है, और यहां पर क्या लगेगा आपको? मेथड आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहां पर सबसे स्टार्टिंग में ही आप पहचान जाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, बिकॉज अगर जो बच्चे अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन को करके आए उनको पता है कि जब भी एल्जेब्रिक फंक्शंस हो और वो भी डिनोमिनेटर में इतने सारी चीजें आ जाए, ज्यादातर आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन मदद करता है। जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे हमें जरूर चेक करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। कैसे चेक करते हैं? ऊपर की पावर कम होनी चाहिए, तो ऊपर वेरिएबल की पावर है 1 और यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर है 3, तो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो चलो एटलीस्ट ये तो हमें सुकून है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को देखकर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए आएगा आपके पास ax + b, और फिर ये लीनियर के लिए आएगा c/x। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, और इधर का जो एलसीएम होता है राइट साइड का वो यही आता है जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा है, बिल्कुल सेम आता है, ठीक है ना। तो यही एलसीएम लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ax + bx और ये आ जाएगा x² + 1c। ये इससे क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना है बच्चों? a b c 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, और 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम 3 बार x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर तो हमें डिनोमिनेटर से ही आइडिया मिल जाता है हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन यहां से नहीं मिलेगा। देखिए क्योंकि x² + 1 = 0, x² = -1, रूट लगाएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। हाँ, यहां से एक आइडिया मिल गया, x की वैल्यू 0, तो हम x की वैल्यू एक 0 पुट कर देंगे, एक 1 पुट कर देंगे, एक -1 पुट कर देंगे आर्बिट्री बेसिस पर, और हमारा एबीसी की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? x + 1 = ax + bx c(x² + 1), बस। अब यहां पर आपने वैल्यू पुट करनी है बोथ साइड, तो हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, ये आ जाएगा 1। ध्यान से देखिएगा, 0 पुट करी, 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। ये c 0 + 1, तो आप देखिए c की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1, है ना। चलिए c की वैल्यू आ गई, अभी हमारी a और b की रह गई। तो अब हमने इसी इक्वेशन में, यही वाली जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, जो कि एलसीएम काटने के बाद आती है। तो आपके पास हमने इसमें रखा 1, कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, बट ज्यादा बेटर यही रहेगा। तो 1 रख दिया हमने बोथ साइड, 1 + 1 2, ये हो जाएगा a + b, यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ गया 2c। अब यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 1, ये 2 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a + b में एक इक्वेशन आ गई। घबराइए मत, एक और बार बस -1 पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, बोथ साइड -1 पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -a + b, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2c। फिर c की वैल्यू रख देना, ये देखिए उसी इक्वेशन में हमने -1 पुट करा, c की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन बन गई a - b = 2, तो इससे पहले बनी हुई है
a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अब बन गई a माइनस बी इज इक्वल टू 2, बस एलिमिनेशन लगा दो, आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। साइन चेंज कर दिया हमने तो ये कट गया आपके पास, ये 2b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू -1, b 1 और c 1। बस अब हमने किसका इंटीग्रेशन लेना था, हमने इसको ये लेट किया था अगर आपको याद हो तो, है ना, ax प्लस बी अपॉन दिस, तो बस हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू ये, और बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। कहां पे कराए हमने, ये देखिए ये वाला जो था ना, ये जो एक्सप्रेशन था, यहां पर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 हमने यहां पर रिप्लेस कर दी, राइट। अब चलिए फटाफट से इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, -x अपॉन दिस अलग कर दिया और 1 अपॉन ये अलग कर दिया, और 1 अपॉन x तो था ही। इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, log x। यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा जो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को टी लेट करेंगे तो न्यूमरेटर कट रहा है बच्चों, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगाया है, आप प्लीज i1 लेके करिएगा, -x, इसको हमने टी लेट कर लिया, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा dt अपॉन, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x प्लस 0, 2x। नाउ x से x कट गया, ये कितना आ गया, tan इनवर्स x, ये कितना आ गया, log x, ठीक है। अब माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, t किसको लेट किया था हमने, इसको, तो ये आ गया log x स्क्वायर प्लस 1, बाकी tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c तो चल ही रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, और बड़ी स्मार्टली जो चॉइसेस दी गई हैं, बहुत अच्छे से आपको चॉइस दी गई है, एक एक्सरसाइज की चॉइस और दूसरी एक्सरसाइज की चॉइस। डिफरेंशियल इक्वेशन की दो मेन फॉर्म है, एक है होमोजीनियस और एक है लीनियर। सेपरेबल तो खैर बहुत आसान है, दोनों के ही क्वेश्चन दिए हैं। अब आपकी विश है, आपको अगर लीनियर बहुत स्ट्रांगली आता है आप लीनियर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बोर्ड में पहले भी ऐसे ही आता था ये क्वेश्चन, राइट। तो चलिए देखिए, सबसे पहला आपको कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो और इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। अब ये जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, सी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, और सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई और एक्स की वैल्यू भी दे रखी है ना। आप जिस पे स्ट्रांग होंगे वही करेंगे। अभी तो फिलहाल हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंशियल इक्वेशन ना भी करा हो और बहुत सारों ने कर लिया हो, अगर कर लिया तो जरूर चेक करिए कि आपको आता है या नहीं आता। देखिए ये तो पक्का पक्का होमोजीनियस है, इसको लेकर तो डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, इसको सेपरेबल तो कर ही नहीं सकते, साइन के अंदर y बाय एक्स है तो आप y और x को सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, और बनी हुई y बाय एक्स फॉर्म है तो ये होमोजीनियस में ही होता है। y बाय एक्स साइन के अंदर है, लॉग के अंदर है, e के ऊपर है, तो बस ये होमोजीनियस ही है, फॉर नो डाउट, फॉर नो डाउट। और होमोजीनियस की भी कौन सी फॉर्म है, y बाय एक्स वाली फॉर्म है ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन को y बाय एक्स बनाना होता है। सबसे पहले dy बाय dx के साथ में और कुछ नहीं होना चाहिए, तो जो ये x है इसको हम राइट साइड पे ले गए, राइट साइड पे ले गए। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये बन गया y बाय एक्स और इसका x कट जाएगा, साइन y बाय एक्स। ऑलरेडी अपने आप ही y बाय एक्स फॉर्म में बन गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हर टर्म y बाय एक्स है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम y बाय एक्स को v लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और कभी भी आपको चेक करना हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो उसके लिए भी हमने तरीका बताया था, y को ky पुट कर दो, x को kx पुट कर दो। अगर पुट करने के बाद आपके पास k कॉमन लेकर कट कर वापस यही इक्वेशन आ जाए जो क्वेश्चन में गिवन है, पक्का वो होमोजीनियस है, ठीक है। फिलहाल हमने तो बता ही दिया होमोजीनियस है, क्योंकि साइन के अंदर y बाय एक्स था, है ना, सेपरेबल नहीं लग सकता, लीनियर नहीं लग सकता, तो ऑब्वियसली बात ही होमोजीनियस है। अब y बाय एक्स आते ही आप y बाय एक्स को v लेट कर लेंगे, इसमें x को हम उधर ले जाते हैं, vx इज इक्वल टू y। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव dv बाय dx, x एज इट इज, v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, दैट इज dy बाय dx। अब हम dy बाय dx की जगह ये रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा v और ये हो जाएगा हमारा साइन v। ये देखिए, राइट, x dv बाई dx, ये हमने dy बाई dx की वैल्यू रख दी, और y बाय x को v, और ये साइन y बाय x था साइन v। नाउ ये वाले v से ये वाला v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया आपके पास, राइट। अब बड़े आराम से ये सेपरेबल हो जाता है होमोजीनियस लगाने के बाद, तो x dx हम उधर ले जाएंगे, और ये जो साइन v है इसको जो है लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये 1 अपॉन साइन v हो गया, ये 1 अपॉन x वहां चला गया, 1 अपॉन साइन v मतलब कॉसिकेंट v, ये नेगेटिव बच्चों इधर ही है, थोड़ा सा लग रहा है आपको, तो ये नेगेटिव इधर ही है, 1 अपॉन x। नाउ टेक इंटीग्रेशन, कॉसिकेंट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉसिकेंट v माइनस कॉट v, ये हो गया माइनस लॉग कॉस x। और अगर आपका सारा क्वेश्चन लॉग में आ रहा हो, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये बात बताई है कि जो कांस्टेंट होता है उसको भी लॉग में ही ले लिया जाता है, तो ये आ गया लॉग c। अब ये लॉग x यहां लाकर प्लस कर दीजिए और v की वैल्यू रख दीजिए y बाय x, है ना। नाउ लॉग a प्लस लॉग b की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग x।
अब आप ये मत समझिएगा कि log से log काट दिया गया है, इक्वेट कर रहे हैं। log this इज इक्वल टू log this, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका और पार्ट भी आपको करके दिखाते हैं। अब ये बहुत ही क्लियरली बच्चों लीनियर फॉर्म है, राइट? अगर आप इसको देखोगे लीनियर फॉर्म की ये पहचान होती है, ऐसे इसको प्रेजेंट किया जाता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर जो क्यू होता है वो प्योरली एक्स की टर्म्स में होता है, जो कि यहाँ दिख भी रहा है ना? y नहीं होता बेसिकली क्यू के अंदर। आपने इस फॉर्म में करने के बाद सबसे पहले p और q को निकालना है स्टेप 1 में। तो y छोड़ दें तो p कितना हो गया cot x और q ये पूरा हो गया। तो स्टेप 1 में हम p और q निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू कितनी है cot x। अब आप cot x का इंटीग्रेशन लेंगे तो log sin x होता है, ठीक है। log और e हमेशा कैंसिल आउट इफेक्ट होते हैं, कट गया और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x। जो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं उनको पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी उन लोगों को। sin x आ गया। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ना y इंटू साइन एक्स और q क्या था हमारे पास 2/1 प्लस साइन एक्स, दैट्स इट। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है तो 2 को हमने बाहर ले लिया। बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमने 1 प्लस और 1 क्या कर दिया माइनस। एक बार हम करेंगे दिस अपॉन दिस, एक बार 1/1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए जो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स करा था वो 1 और ये हो गया। अब ये हमने इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन करके दिखा रखा है, अगर आप लोगों को याद आए तो, नहीं तो अभी आप देखिएगा दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। देखिए 1 प्लस साइन एक्स हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, पर 1 प्लस कॉस एक्स होती है ना? तो हम गोल्डन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 10th क्लास में हमने सीखा है। तो साइन थीटा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, बस उसके बाद ये गोल्डन फॉर्मूला बन गया। 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी इसका हाफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, बस 1/2 एज इट इज। 1 cos स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा। जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो पाई बाय 4 का 0, इसका आएगा माइनस 1/2 जो हमने अपॉन में लिख दिया ना। 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस को टकराकर क्या कर देगा प्लस। तो हमारा फंक्शन आ गया y sin x ट्वाइस ऑफ x प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x/2 प्लस c। बट अगर आप इसे यहां छोड़ देते हैं तो आपको थोड़े नंबर कट जाएंगे, बिकॉज आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है, यानी सी की वैल्यू भी मांगी गई है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जब आप सी की वैल्यू नहीं निकालते यानी आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ देते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया था एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 और वाई की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो अगर आप वाई को 0 रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और एक्स को रख दीजिए पाई बाय 4। यहाँ पे अपने पाई बाय 4 रख दिया, पाई बाय 4। अब ध्यान से यहाँ पर पाई बाय 4 रखोगे तो पाई बाय 4 का हाफ भी है, यानी डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा पाई बाय 8, राइट। पाई बाय 4 में से पाई बाय 8 माइनस करोगे पाई बाय 8। सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई बाय 2 माइनस 10 पाई बाय 8। ये जो सी की वैल्यू हमने निकाली है उसे आपको यहां पुट करना पड़ेगा और फिर फाइनली जो है ये आपका आंसर होगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए फैक्टर 0 वेक्टर नहीं है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है, देन शो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो ठीक है, जो गिवन है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमें गिवन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है ना। अब हमें वेक्टर्स तो गिवन है नहीं, तो हम इसको लेफ्ट साइड पर ले आए कि ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं ए, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, जैसे आपके पास दो प्रोडक्ट्स में दे रखा होता है x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप यही कहते हो ना ये 0 के इक्वल है और ये 0 के इक्वल है, और दो x की वैल्यू निकालते हो। बिल्कुल सेम तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर ये 0 है तो या तो a वेक्टर 0 के इक्वल रहा होगा या b माइनस सी 0 रहा होगा, या आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का डॉट इसलिए 0 है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये तो भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि a वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है। अब या तो ये पॉसिबल बात है या तो ये पॉसिबल बात है, ठीक है। दूसरी बात लेते हैं, हमें एक और चीज दी थी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, तो अब ये वाली चीज ले लेते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c। इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए, ये आ गया। अब इसमें से हमने a वेक्टर कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास b माइनस सी। सेम वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया x माइनस 2, इसमें इसको 0 के इक्वल लेते हैं, इसको 0 के इक्वल। सेम यहां पर हम कह सकते हैं a वेक्टर या तो 0 वेक्टर है या तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। क्रॉस में अगर दो का प्रोडक्ट 0 आता है तो मतलब होता है कि या तो ये चीज इसके पैरेलल है। डॉट में 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर होती है, अगर क्रॉस में 0 आता है तो इसका मतलब ये वेक्टर इस पर पैरेलल है।
अब देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, या तो परपेंडिकुलर हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, तो मतलब ये वाली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आप ये कह सकते हो परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, और ये तो हमें पता है कि ये तो था ही नहीं, ये तो पहले से गिवन है कि ये वेक्टर जीरो नहीं है। तो अल्टीमेटली दोनों चीजों से क्या कंक्लूजन निकला कि b माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। बच्चों सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम आपको सेक्शन सी कराएंगे। अभी के लिए फिलहाल हमने कोशिश करी है कि आधे घंटे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिकॉज टोटल क्वेश्चंस जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से अगर हम 9 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कर लें, बाकी के क्वेश्चन उस वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा वाला टॉपिक हो जाएगा। तो वेट करिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।